नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा है, मामला बहुत दिलचस्प हो रहा है और दावे और प्रतिदावों की भरमार है। शुरुआती दो चरणों में जिस विपक्ष के जुबान से ये निकल नहीं रहा था कि वो कितनी सीटें जीतेगा, वो अब खुलकर दावा करने लगा है कि विपक्ष इंडिया वाला गठबंधन 300 सीटों के पार जा रहा है। और अखिलेश यादव जैसे नेता तो अपनी चुनावी सभाओं में ये कह रहे हैं कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, दरअसल वो 400 पार। वो गिनाते हैं कि इस देश में लोकसभा सीटें 543 हैं और बीजेपी कह रही 400 के पार जितनी सीटें आएंगी वो उसकी हैं, यानी 143। इस तरीके से भी विपक्षी नेता चुटकी ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी का रथ इंडिया गठबंधन ने रोक दिया है। 4 जून को 300 पार वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ 400 पार का दम अब भी भर रहे हैं। तो दावों में कितना दम है, ये आज मंथन में हम जानने की कोशिश करेंगे। खैर, वास्तव में जो दावे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं और एक एक करके अब मुझे लगता है जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, चुनावी रैलियों में लगातार दोनों पक्ष अगर दावा न करें तो वो चुनावी सभा या रैली पूरी नहीं होती। बड़ा दिलचस्प है चुनाव। इस देश में एक वर्ग अभी भी है, उसकी आवाज़ थोड़ा मध्यम जरूर पड़ी है, लेकिन अभी भी बहुत दृढ़ है कि आएगा तो मोदी ही, और वो तर्क दे रहे हैं। कई ऐसे मोदी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो इस बात को कहते हैं कि अगर मोदी नहीं आएंगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इस देश को चला नहीं पाएंगे और एक वर्ग विशेष इस देश में तांडव कर देगा। ऐसी बातें भी लोग करते हैं। खुद प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी जब आएगी तो वो बुलडोजर चलवा देगी मंदिर में। चैनलों के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करते नहीं, क्योंकि वो ऐसे पद पर बैठे हैं और जिस दिन वो करेंगे उन्हें इस पद पर बैठने का हक नहीं है। लेकिन 24 घंटे में चुनावी सभाओं में फिर वो कहते हैं कि इस देश के जो 15% जो संसाधन हैं वो एक वर्ग विशेष को देने की साजिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। और आरक्षण वाला मुद्दा, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा तो आज भी जबरदस्त तरीके से छाया रहा रैलियों में, और अब तो पीओके आ गया है बहुत जबरदस्त तरीके से। सारे नेता, मोदी, अमित शाह, योगी, ये सारे लोग कह रहे हैं कि 4 जून के बाद 6 महीने गिन लीजिए, भारत का कब्जा होगा पीओके पर। तो दावों में कितना दम है, इस पर हम बात करेंगे। जरा दावे सुन लीजिए। लुटता है हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है। देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। और ऐसा पीछे पड़े हैं, कह रहे थे 400 पार। याद है आपको, जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार
400 हार का जनता नारा लगा रही है। और ये 400 पार तो हम लोग बाद में समझ में आए। ये जो 400 पार का नारा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ लीजिए जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया वो इसलिए दिया क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं वो है 543 और 543 में अगर 400 पार बीजेपी कह रही है तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रही बीजेपी? 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। और इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। ये विपक्ष के दावे हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं के दावे हैं, इनमें कितना दम है? लेकिन अभी भी बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन अपने दावे पर कितना कायम है वो जरा सुनाते हैं आपको। देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार नागर कुर्नूल का ये जन सैलाब, आपका ये स्नेह, ये बता रहा है कि तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है, अब की बार हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया है। वहां से 2 नारे दिए गए। पहला नारा था अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार। सब लोग समझ रहे हैं ना अब? और इस समझ को चुनाव तक बनाए रखना है, क्योंकि चुनाव में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। भीड़ का जो मिजाज है, 400 पार का नारा भीड़ से आए, इसमें बीजेपी नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 4 उंगलियां भी दिखानी पड़ रही हैं 400 पार। और अगर विपक्ष को देखें तो जो बात वो कह रहा है भीड़ है, रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन पूर्व के अनुभव से सबक लेते हुए हम पत्रकार तो कम से कम भीड़ पर को आधार मानकर कोई नतीजे पर पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भीड़
2022 में अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ी, राहुल गांधी भी अच्छी भीड़ जुटा रहे थे 19 में, लेकिन नतीजा जब आया तो प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। ये चुनाव लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं थोड़ा डिफर है। अखिल भारतीय पत्रकार संघ और लेखक संघ का एक जो ओपिनियन पोल है, वो यूं कहें कि ओपिनियन पोल नहीं बल्कि उनका एक आकलन है, ओपिनियन उनकी अपनी राय है, ये कोई पब्लिक से किया हुआ सर्वे नहीं, आपस में पत्रकारों ने जो बातचीत की है देश भर के पत्रकारों से, उसके मुताबिक एनडीए को 250 और इंडिया वाले गठबंधन को 253 सीटें मिल रही हैं। ये अपना अपना आंकड़ा है और राज्यवार उन्होंने पूरे आंकड़े को शेयर किया है। एक और बहुत वायरल हो रहा है सट्टा बाजार का कोई आकलन है, मुंबई सट्टा बाजार का, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, के न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये भी खूब वायरल है। और चुनाव में इस तरीके के वादे दावे प्रतिदावे बहुत वायरल होते हैं। खैर, हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर अविरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रोफेसर हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत डॉक्टर साहब। प्रोफेसर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, पत्रकार हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार ब्रजेंद्र आपका। मनोज मिश्रा जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर हिलाल नकवी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी के पीछे 60 करोड़ लाभार्थियों की फौज खड़ी है और इस दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल है, और अभी भी नीचे जो राशन वाला इफेक्ट है या जिस तरीके से चीज़ें दिखती हैं, और सबसे बड़ा जो ये है हिंदुत्व सनातन, और अगर गैर बीजेपी या मोदी जी नहीं आएंगे तो मुसलमान बहुत गड़बड़ कर देंगे इस देश में और मुसलमान फिर जीने नहीं देंगे, इस तरीके का नैरेटिव हल्का जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से आपने भी भ्रमण किया होगा, देखा होगा, तो इसको लेकर कैसे इसको काउंटर कर रहे हैं? और जो दावे हैं आपके गठबंधन की तरफ से, कोई 300 पार कह रहा है, कोई 350 कह रहा है, कोई कह रहा हम सरकार बना रहे हैं, ये बहुत सारे दावे प्रति दावे हैं, तो इनके पीछे क्या आधार क्या है डॉक्टर नकवी? चौहान साहब, शायद ब्रजेन जी आपके पीछे आवाज आ रही है, आपके पीछे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, तो वो एक और कहीं आ रहा है आवाज। मुझे लगता है कि ये बाकी साथी माइक अपना बंद कर दें, डॉक्टर हिलाल नकवी बोलें। जी चौहान साहब, आप क्लियर हो गई है इसमें जी। देखिए, जहां तक कि प्रधानमंत्री जी का कहना है, तो प्रधानमंत्री जी ये कह करके कांग्रेस को या विपक्ष के ऊपर जब दावा करते हैं कि अगर वो आएंगे तो मंदिर में ताला लगवा देंगे, ये बुलडोजर चलवा देंगे, तो ये अब जो भारत की आम जनता है उसकी बेइज्जती करते हैं। क्या आसान है? क्या ये आसान है कि कहीं के ऊपर इस तरह से मंदिर बना हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हो, वैधानिक तौर के ऊपर बना हो, और उसके ऊपर कोई ताला लगवा देगा? मतलब ये किसकी बेइज्जती कर रहे हैं आप? भारत के जो अवाम है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये आप किसी राजनीतिक दल पे सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, यहाँ की जो जनता है उसको बता रहे हैं कि वो जो है वो अपने वैधानिक रूप से प्राप्त अधिकारों की भी रक्षा नहीं कर सकती है। तो ये जो है, ये मतलब इसका जवाब जनता ही देगी, वो ज्यादा बेहतर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात इसमें कि देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो भाषण आ रहे हैं उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, अक्सर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एक तरफ जो है वो लोगों को डराते हैं मुसलमानों से कि मुसलमान जो हैं वो अगर आ जाएंगे उसमें तो पूरी तरह से यहाँ के पास संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और दूसरी तरफ वो अपनी और मुसलमानों की दोस्ती की कहानियां भी सुनाते हैं। तो कंफ्यूजन है ना ये उनको।
वो क्या बोल रहे हैं। एक ही समय में एक तरफ बताते हैं कि मुसलमान इतना खराब इंसान है कि वो जो है वो आकर के आपके संसाधनों के पर कर लेगा, कब्जा कर लेगा, आपके मंगलसूत्र छीन लेगा, आपकी भैंस छीन ले जाएगा। और दूसरी तरफ आप अपनी कहानियां बता रहे हैं कि किस तरह से उनके यहाँ जो है खाना पीना आना जाना था। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, मोदी जी के भाषण की हम बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से चिंता भी होती है कि अंबानी और अदानी के पास अकूट काला धन है। उन्होंने खड़े होकर के सबके सामने ये बात कही और वो टेम्पो में भर भर करके सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन उसको रोकने में पूरी तरह से ये सरकार असमर्थ है। और वास्तव में असमर्थ है। प्रधानमंत्री जी के ये कहने के बाद भी ना सीबीआई एक्शन में आई, ना ईडी एक्शन में आई, ना इनकम टैक्स एक्शन में आया। बताइए, प्रधानमंत्री जो है इतना बड़ा इल्जाम नाम लेकर के किसी पे लगा दे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो ये क्या दिखाता है कि प्रधानमंत्री के पास अब ताकत नहीं रह गई है। अब वो जो है वो अंबानी और अदानी के खिलाफ अगर पब्लिकली बेचारे अगर बात को कह रहे हैं तो उसके ऊपर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो आज कौन ज्यादा ताकतवर है? ये तो चिंता की बात है ना। ये तो हमारे लिए चिंता की बात है, समस्त नागरिकों के लिए चिंता की बात है कि आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा हो गया है कि आज जो है दो लोग इतने ताकतवर हो गए कि प्रधानमंत्री मन से खड़े होकर के उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये एक बात हुई। अब आपने पूछा कि किसके पास कितनी सीटें हैं। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो बौखलाहट है, जो हड़बड़ाहट है और जिस प्रकार की भाषण दिया जा रहा है और जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास खामोश है, एक शब्द नहीं बोलती है, तो ये जो है ये बौखलाहट तो दिखाई रही है। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और वो नहीं जानती है कि क्या करे, तो वो इस तरह के भाषण दे रहे हैं और वो भी उनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस तरह के भाषण दे रहा है। अभी तक की पूछा जाता था कि हम बराबर ये बात होती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। जाहिर सी बात है उनके इरादे नेक नहीं थे। वो 400 के पार इस वजह से जाना चाहते थे जिससे कि वो संविधान को बदल दें और उसके अंदर जो पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो गरीब है, उनको जो अधिकार दिए गए वो अधिकार समाप्त कर दिए जाए। तो जाहिर सी बात है वो संविधान बदलने के लिए 400 प्लस उनको सीटें चाहिए थी। जनता जो है वो साफ दिखा रही है कि वो 400 प्लस सीटें उनको नहीं दे रही है, बल्कि वो उनको दे रही है वोट जो बात करते हैं 5 न्याय की, 25 गारंटी की, जो बात करते हैं गृह लक्ष्मी को जिसको कि 1 लाख रुपया हर साल देना है, वो बात करते हैं कि किस तरह से हम जो है वो पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं जो ग्रेजुएट होकर के निकल रहे हैं, वो बात करते हैं कि हम किस तरह से मजदूरी जो है वो 400 रुपए बढ़ा कर देंगे, वो बात करते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उनके जो है वो उचित लागत के ऊपर उनको जो है वो पैसा मिलेगा। तो दूसरी तरफ ये एक है उनका अपना मैनिफेस्टो है। तो जाहिर सी बात है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देश की जनता किसको चुन रही है, तो उसकी ये बौखलाहट है। और 400 पार तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं ने कहा, आपका चाहे गिरिराज सिंह साहब की बात कर लीजिए, चाहे जो अरुण गोविल साहब आए थे मेरठ से लड़ने के लिए उनकी बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की जो डिप्टी सीएम है उनकी बात कर लीजिए, अनंत हेगड़े साहब तो कब से कह रहे हैं कि हमको संविधान बदलना है, उसके लिए हमको 400 प्लस सीटें चाहिए। तो देश की जनता जो है वो उसका जवाब दे रही है। ठीक बात है, ठीक बात है। डॉक्टर एवरेल मलिक, जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि आपको अगर इस बार सत्ता मिली तीसरी बार नरेंद्र मोदी को तो वो संविधान बदल देंगे, और 400 पार मिल गई तो फिर संविधान का कल्याण तय है। ये नैरेटिव नीचे तक गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपके नेता लगातार काउंटर कर रहे हैं। पिछली दफा अगर 14 को देखें, 19 को देखें और आज 24 के विपक्ष को देखें, ठीक है बहुत सारे लोग गठबंधन से छिटक गए, लेकिन जो हैं बड़ी मजबूती से आपका मुकाबला कर रहे हैं। इसके बाद भी वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर अभी भी दम भरे हुए हैं? 400 पार, 400 पार, पब्लिक से आवाज आ नहीं रही 400 पार की। डॉक्टर एवरेल मलिक जी बिल्कुल, अब की बार 400 पार हो रहा है, ये सबको नजर आ रहा है, क्योंकि हमने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। हमने विकसित भारत की बात की है, विश्व गुरु भारत की हमने बात की है।
हम विकास के आधार पर चलने वाले लोग हैं। हम डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसी भी सेक्टर की बात कर ली जाए, चाहे रेलवे सेक्टर की बात कर ली जाए, शिपिंग सेक्टर की बात कर ली जाए, हाईवेज को बनाने की बात कर ली जाए, सड़कों के विकास की बात कर ली जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात कर ली जाए, हेल्थ सेक्टर की बात कर ली जाए, हमने हर सेक्टर में काम किया है। और चीन और पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। 3 तलाक का बिल हम लाए हैं, जनधन योजना हमने चलाई है, स्वच्छता अभियान हमने चलाया है, महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा करने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के नारे को लेकर चलने वाले लोग हैं। ये हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का काम करते हैं। ये पालघर में संतों की निर्मम हत्या होती है, उस विषय पर इंडी गठबंधन के लोग नहीं बोलेंगे। इंडी गठबंधन के लोग कश्मीरी पंडितों के विषय पर नहीं बोलेंगे, टीकालाल टपलू जी के विषय पर नहीं बोलेंगे, उसके साथ साथ संदेश खाली के विषय पर नहीं बोलेंगे, स्वाति मालीवाल जी के विषय पर नहीं बोलेंगे, दिल्ली के शराब घोटाले के विषय को स्पष्ट नहीं करेंगे। जनता इनसे पूछ रही है, जनता इनसे जानना चाहती है, ये कन्हैया लाल टेलर के विषय पर क्यों नहीं बोलते, इमरजेंसी के विषय पर क्यों नहीं बोलते, या अघोषित आपातकाल की आज बात करते हैं। डॉक्टर अबरल मलिक, मैं समझ गया, अगर ये इस पर नहीं बोलते तो आपने जो विकास का लंबा चौड़ा खाका खींचा है यहाँ, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, मैं बहुत तारीफ करता हूँ कि आप जैसे युवा नेता कम से कम विकास के लिए बात कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री मंदिर में बुलडोजर की बात क्यों करते हैं? फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस आई तो महंगाई आ जाएगी। प्रधानमंत्री ये क्यों कहते हैं कि अगर इंडी गठबंधन वाले आ गए, उनके शब्दों में, तो बुलडोजर क्यों चल जाएगा? वो क्यों कहते हैं कि ये मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे? वो क्यों कहते हैं कि इस देश के सारे संसाधन मुसलमानों को दे देंगे? जब इतना बढ़िया आपने बहुत शानदार तरीके से बताया तो अपने नेताओं को समझाइए, कहिए कि भाई जो आप आज का युवा है, आप एक युवा नेता हैं, ये बातें जनता के बीच इन्हीं पर चुनाव लड़े ना। हिंदू मुसलमान क्यों आ रहे हैं भाई? जी देखिए, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं, हम उसको स्पष्ट कर रहे हैं, जनता के मध्य में रखने का कार्य कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। हम केवल जनता के मध्य में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ये लोग कर रहे हैं। जयराम रमेश जी का एक बयान है, उस बयान के अंदर वो कहते हैं जो ताले खुलवाए गए मंदिर के, वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। ये ताले खुलवाने को भूल बताते हैं और उसका पश्चाताप करते हैं, जबकि ये अलग बात है कि ताले इन्होंने मुझे भेज दीजिएगा, मैं फैक्ट चेक करा के आपको चला दूंगा टीवी पर अपने। वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं फैक्ट चेक करा के उसको चला दूंगा मैं। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी के द्वारा भी उस विषय में स्पष्टीकरण दिया गया था। वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको फैक्ट चेक कराऊंगा और जरूर चलाऊंगा। डॉक्टर हिलाल नकवी से एक जवाब ले लेता हूं, फिर मुझे ब्रेक पर जाना होगा। डॉक्टर हिलाल नकवी, ये युवा प्रवक्ता बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और इनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि ये जो विकास का एजेंडा लेकर चले हैं और देश का युवा विकास भी चाहता है, नौकरी भी चाहता है, लेकिन इनकी पार्टी के लोग मुझे नहीं लगता कि इस एजेंडे पर बात कर रहे हैं चुनावों में। जी हाँ, देखिए, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम किसी भी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से, भले ही उन्होंने कहते चले गए लगातार, उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन बोला तो कम से कम किसी ने हिम्मत तो की कि विकास का नाम ले, वरना तो विकास का नाम लेने से डरते हैं। अब रही बात ये कि वो जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं, तो बताइए ना कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर क्या कहा गया है, उसके अंदर कितने % रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया गया है, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी हुई है। बताते क्यों नहीं है? बताते क्यों नहीं है वहां के ऊपर कि हर मस्जिद को वहां के ऊपर 5,000 रुपए मेंटेनेंस दी जाएगी? मैनिफेस्टो के अंदर है चंद्रबाबू नायडू के। बोलिए ना उसको, या इनकार कर दिए, कह दिए कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हम आपको मैनिफेस्टो जो है वो कोई भी जाइए और जाकर के टीडीपी का मैनिफेस्टो को डाउनलोड कर लीजिए जाकर के उनके वेबसाइट से। तो वो उसके बारे में भी तो बताइए ना कि क्या हुआ। संदेश खाली के ऊपर नहीं बोलते हैं, संदेश खाली की सच्चाई क्या निकल करके आई है, संदेश खाली की सच्चाई क्या निकल करके आई है कि उसके अंदर उस औरत से जबरदस्ती कहलवाया गया और पूरा का पूरा चुनाव पलट गया वेस्ट बंगाल का। संदेश खाली की सच्चाई निकल करके आ गई है। करप्शन की बात की बहुत हिम्मत भी है साहब। चंदे के धंधे के ऊपर जो पूरी की पूरी पार्टी चल रही है, इनकी भव्यता देखिए, इनके इलेक्शन की वो भव्यता तो जो है राजा महाराजाओं की नहीं होती है। यहाँ के पास सीधा सीधा है चंदा दो। डॉक्टर हिलाल नकवी, फूलपुर में आपका माइक खराब हो गया, इसलिए आपको बुरा लग रहा है कि उनके मंच बड़े अच्छे हैं, आपका माइक ही खराब हो गया। ये देखिए, कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लाया है,
कौन ये जेब से पैसा लाया है? ये पैसा जो है वो हम ही आपका है या वो भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा है? तो सोचिए कितना भ्रष्टाचार, कि जहां पर मंच जो है वो पूरे के पूरे महल दिखाई देते हैं। कितना भ्रष्टाचार है। आज की तारीख में मोदी जी जो है उन्होंने कमाल का बयान दे दिया है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए आदरणीय है। वो कहते हैं कि आज आपको जो 5 किलो अनाज दे रहा है वो मोदी दे रहा है, हमारे आपके टैक्स का पैसा है, वो उनकी जिम्मेदारी है। जो कांग्रेस ने 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा नियम लेकर के आए थे, जिसके अंतर्गत वो 5 रुपए में 5 किलो भोजन दे रहे थे, वो 5 रुपए तो खाली नहीं हो रहा। और क्या है उसके अंदर, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि 5 रुपए में 5 किलो भोजन दिया जा रहा था या नहीं दिया जा रहा था। खाली उसके अंदर परिवर्तन क्या किया है कि वो 5 रुपए जो है लेना बंद कर दिया है, बल्कि 5 रुपए वो लेना बंद कर दिया है। और क्या शानदार उसके जरिए एडवर्टीजमेंट हो रहा है। एक तरफ मोदी जी की मतलब बहुत बढ़िया फोटो है, उनकी फोटो तो बहुत ही बढ़िया आती है, सारी दुनिया उनकी इस बात को मानती है कि फोटो बहुत बढ़िया खिंचवाते हैं वो, तो उसके अंदर वो है, वो भी एक अपना प्रचार का माध्यम बना दिया। ठीक है। तो इस वजह से जितनी भी बातें कह रहे हैं वो देश की जनता जानती है। देश की जनता जानती है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जितने भी लोग जो 80 करोड़ आज ये गरीबी रेखा के नीचे लेकर के आ गए हैं, जो इतनी ज्यादा बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ कहीं किसी तरह का जो मतलब विकास की बात है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, यूपी के अंदर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 20% की ग्रोथ रेट चाहिए, 5% की ग्रोथ रेट देने में तो जो है हाफ जा रही है सरकारें। ठीक है, तो बात कर रहे हैं, तो देखिए कितनी सच्चाई है ये हम भी जानते हैं, ये देश की जनता भी जानती है। ठीक है डॉक्टर और साहब। देश की जनता ये बहुत अच्छे से देख रही है कि कांग्रेस सरकार आपको अधिकार देता है। कांग्रेस सरकार का कोई आदमी ये नहीं कहता है कि मैंने तुमको नमक दिया है, अब तुम क्या नमक हरामी करोगे। कांग्रेस सरकार में कभी आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जो बरेली में देखने को मिला है कि सरकार की खाओगे और सरकार के खिलाफ ही वोट करोगे, जिस तरह से एक शेड्यूल कास्ट को मारा है। तो ये सारी सब चीजें जो है ये देश की जनता देख रही है। ठीक है, ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाने का सिग्नल मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, एक ब्रेक लूंगा। वास्तव में ये जो दावे हैं ये बड़े दिलचस्प हैं। चुनावी मंथन में आज बात कर रहे हैं हम किसके दावों में कितना दम। जो भी दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं 4 जून को फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी ये दावे कभी कभी मतदाताओं को प्रभावित भी करते हैं और 2 से 3% ऐसे मतदाता भी होते हैं जो दावों प्रतिदावों के फेर में आ भी जाते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा की तरफ रुख करेंगे। मनोज जी, जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, हालांकि देश भर के पत्रकारों का एक ओपिनियन पोल जो आया है, हम सब पत्रकार चूँकि इस तरह की डिस्कशन बहुत करते हैं, चर्चाएं बहुत करते हैं, तो अखिल भारतीय पत्रकार लेखक संघ का एक ओपिनियन पोल आया है, उसको मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 48 सीट बीजेपी को दे रहा है, बिहार में 20 सीट गठबंधन को दे रहा है, इसी तरीके से महाराष्ट्र में वो 24 सीट दे रहे हैं, दिल्ली में 3 सीट इंडिया वाले गठबंधन को दे रहे हैं, राजस्थान में 15 सीट बीजेपी को दे रहे हैं, 10 सीट दे रहे हैं इंडिया वाले गठबंधन को। इस तरीके से एक उनका अपना है और अंत में जो परिणाम है 250 वर्सेस 253 ऐसा वो दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो 5वां चरण हो गया, 6ठे चरण की तैयारी है और मुझे ऐसा लग रहा कि रण भारी है, लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि 5 चरणों में हम 300 पार कर चुके हैं, 310 पार कर चुके हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप क्या? दुर्गेंद्र भाई, मुझे लगता है कि पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक के वोटिंग के दौरान एक जो हम लोग कहा करते थे कि सरकार वर्सेस जनता का चुनाव है, मैंने आपके चैनल पे ये बात पहले कई बार कही, लेकिन आज चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रवक्ता हिलाल भाई की बात से, हिलाल भाई क्या परेशानी भाई, आपने इतने लंबे समय सरकार चलाई, आप 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस नहीं बना पाए, तो भाजपा गलती थोड़ी है।
मेरा ये कहना है कि बड़े ओजस्वी प्रवक्ता हैं भाजपा को, उन्होंने बहुत सारी बातें बिंदुवार चर्चा पे की, लेकिन मुझे मंचों पे ये चीजें दुर्गेश भाई नहीं दिखी। पीछे हम जब रायबरेली और अमेठी जा रहे थे, आपसे काफी लंबी मेरी वार्ता हुई। कल रात भी हम बाहर ही थे, लौट के आए। जी स्थितियां जो भी पत्रकार संघ के हवाले से या जिनके भी ऑब्जर्वेशन हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अब आपको पता है कि 1 जून की शाम तक हमको सभी चैनलों की सभी विद्वानों का इंतजार करना पड़ेगा कि शाम को 1 जून को वोटिंग हो जाए। उसके बाद हमको लगता है सभी लोग अपना अपना सर्वेक्षण, अपना परसेप्शन देंगे। लेकिन एक बदलाव है। बदलाव इस बात का है कि जो भी नारा इस बार विपक्ष तय कर रहा है, वो चाहे राहुल का नाम ले लीजिए, चाहे अखिलेश का नाम लीजिए, चाहे इंडिया गठबंधन, किसी की बात कर लीजिए, वो उसका रिएक्शन मोदी जी, अमित शाह जी, ये सारे लोग खटाखट, और मैं खटाखट इसलिए कह दे रहा हूं कि पिछले दिनों आपको पिछले 4-5 दिन से लगातार खटाखट, झटाझट और बहुत सारी चीजें सुनने को मिली होंगी। कल चुनाव था उत्तर प्रदेश में, मुद्दे पे आ जाता हूं। मैं रायबरेली और लखनऊ, इन 2 सीटों की बात अगर छोड़ दें तो 12 की 12 सीटों पे दुर्गेश भाई सभी लोग, क्या वो जनता, क्या वो पार्टी प्रवक्ता, दोनों तरफ से ये कहते हैं भाई लड़ाई बड़ी जबरदस्त है और कांटे की टक्कर। ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। अमित शाह जी देश के गृहमंत्री हैं, नंबर 2 पर हैं, बड़े नेता हैं, वो 400 पार में 310 पार कर गए, उनको बधाई। लेकिन हम सभी पत्रकार साथियों को, हम सभी लोगों को जमीन पर पता नहीं क्यों इस बार जो चुनावी, अब तक 5 चरण के चुनाव हुए, या 4 जून में हम लोग बैठ के परिणाम पे चर्चा करेंगे या 1 जून को चर्चा करेंगे, स्थितियां मतलब अलग सी हैं। मैं बताऊं आपको जी, जौनपुर से लेकर के आजमगढ़ से लेकर के मैंने मोस्टली पीएम की और गृहमंत्री साहब की पिछले 1 हफ्ते में मैक्सिमम रैलियां कवर की हैं। और रैलियां कवर करने में मैं उनके बीच में जो भीड़ आती थी उसके साथ में, उसके बाद किसी ब्लॉक, किसी तहसील में मैं जनता के बीच में जाता था, तो जनता के सामने राहुल गांधी, अखिलेश कोई ऐसा चेहरा देश में चुनौती नहीं कि मोदी के सामने साहब हम इनको चुन रहे हैं। लेकिन मोदी के सामने जनता पता नहीं क्यों ये मानती है कि साहब इस बार चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, स्वयं से बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो हम लोगों को दिख रहे हैं। कल कौशाम्बी प्रयागराज का ही एक हिस्सा हुआ करता, तो वहां पे वोटिंग हुई है। लखनऊ के बगल बाराबंकी, मोहनलालगंज की स्थितियां हम सबको पता है। और मैंने कहा कि बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद, नोएडा ये मापदंड नहीं है। अब जब 14 में 13 सीटें आपके पास होती हैं तो बचाना ज्यादा आपको होता है। पाने वालों को तो वही हाल है, जिसे किसी को आप पकड़ना चाहते हैं तो आपको उससे कम रेस लगानी है, या आप में जज्बा ज्यादा होता है। फिर हम केजरीवाल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लगातार आप देखिए उनकी सभाएं, या चाहे जहां भी बातचीत कर रहे हो, पहली बार जोगेंद्र भाई परिणाम क्या हो सकता है, अप्रत्याशित होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात की विषय है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि चुनाव के परिणाम, और चुनाव भी बहुत मजेदार है। लोकसभा सदस्य की इस बार पीएम का चेहरा प्रधानमंत्री का जरूर, लेकिन जब वो संसद पे बात करिए तो लोग ये कहते साहब हमारे संसद सदस्य गायब थे, उन्होंने ये काम नहीं किया, हम उनसे नाराज हैं, या ऐसी बहुत सारी बातें। मतलब आप अगर सीरीज लेना चाहेंगे, आपको भी बात पता है, तो ये एक बदलाव है। बदलाव ये है कि 14 और 19, 17, 22 में कम से कम अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें अभी ये चुनाव बड़ा इतर दिख रहा। और 4 जून को आने वाला परिणाम देश की नई इबारत लिखेगा। हम इस बात को डंके के चोट पे कह रहे हैं आपके उस चैनल पे, क्योंकि लोकतंत्र, सरकार और चयन करने की प्रक्रिया 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो जिन राज्यों में हो, या अब तो 29 में चुना जाएगा, लेकिन ये परिणाम बहुत दशा दिशा तय करने वाला है, खासकर देश की। जी ठीक बात है, ठीक बात है। महेंद्र सिंह जी, मनोज मिश्रा जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, इशारों में कह दी। वो कह रहे हैं क्रांतिकारी परिणाम आएगा। मनोज जी का ये क्रांतिकारी उद्घोष हम लोग जरूर याद रखेंगे, निश्चित तौर पर क्रांतिकारी, क्योंकि लोकतंत्र जो चलता है उसमें कहीं ना कहीं क्रांति का भाव तो होता ही है। और लोकतंत्र तभी अच्छा चलता है जब कहीं ना कहीं उसको चलाने वाले लोग क्रांतिकारी कदम उठाएं, वो चाहे सरकार के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों, वो भी क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। तभी क्रांति ही लोकतंत्र को सही मायने में सुरक्षित रख सकती है। हम जो चर्चा कर रहे हैं
हम किसी पत्रकार संघ या किसी सट्टा बाजार पर चर्चा आज नहीं कर रहे हैं। जैसा मनोज जी ने कहा, हमने एक रेफरेंस लिया है सट्टा बाजार का कि भाई सट्टा बाजार का ये वायरल वीडियो है या वायरल आकलन है, या पत्रकार संघ ने एक अपना आकलन पत्रकारों के बीच में, जैसे हम लोग चुनाव के बाद एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसी तरह उन्होंने करके एक दे दिया कि बहुत कांटे की टक्कर है। लेकिन आज जो हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं वो दावों में कितना दम है। अखिलेश कुछ कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं 200 पार नहीं जा पाएंगे, केजरीवाल कह रहे हैं हम 300 पार चले गए, ममता जी कह रहे हैं 315, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो आज यही है कि दावों में कितना दम है। तो आपको कितना दम दिख रहा है पक्ष और विपक्ष के दावों में, महेंद्र जी? दावों में बिल्कुल निश्चित तौर पे दावों में दम तो होता, लेकिन दावों में एक चीज गड़बड़ हो गई कि विपक्ष जो है एक साथ कोई एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब नहीं हो पाया। जो आपने अभी बताया कि सब लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई 200, कोई 250, कोई 180, कोई 150। इसका कुछ फर्क लोग पड़ता 140 है, भी, कुछ लोग 140 भी कह देते हैं बीच बीच में। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जनता क्या माने, किसकी बात को सही माने। बीजेपी की खूबसूरती ये है, उसकी आलोचना खूब करिए, लेकिन उसकी खूबसूरती ये है कि वो एक रणनीति के तहत किसी भी चीज को, किसी नैरेटिव को सेट करते हैं। उन्होंने 400 का एक आंकड़ा पकड़ लिया, 370 का एक आंकड़ा पकड़ लिया, 370 धारा 370 हटाने को लेकर के रेफरेंस जिससे दिमाग में लोगों के जाए, एक 370 और एक 400 पार। हर नेता 400 पार कह रहा है। मेमोरी जो होती है, कहा यह जाता है विज्ञापन में कि आप जिस चीज को ज्यादा देखते हो वो आपके मन में छप जाती है चीज। वो विज्ञापन के आदमी है मोदी जी। मोदी जी अपनी फोटो, मोदी जी अपनी चीजों को आगे करके चलते हैं। ये वेल रिसर्च चीजें हैं कि जिस चीज को आप ज्यादा देखेंगे, बार बार देखेंगे, वो छप जाएगा। तो जो मोदी जी का दावा है या बीजेपी का दावा है, वो जनता के बीच में छापने की कोशिश की। हालांकि जनता नाराज है। इस बात को विपक्ष बहुत बाद में समझ पाया। विपक्ष अगर एक रणनीति के तहत जाता तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 140, 150, 170 में सिमट जाएंगे बीजेपी वाले, ये सिमट सकते थे। ये तब हो सकता था जब विपक्ष एक साथ होता और एक नैरेटिव सेट करता। हर नेता वही बोलता कि इस बार हम 500, 400 के पार जा रहे हैं या हम 350 के पार जा रहे हैं। ये किसी की हिम्मत ही नहीं हो पाती। यानी अगर आप इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं से बात करो तो वो बड़ी मुश्किल से, अगर पूछो कि यूपी में कितनी सीटें आएंगी, तो बड़ी मुश्किल से वो कह पाते 25-30 तो आएंगे ही कम से कम। वो ये कह ही नहीं पाते हैं कि हम 50, 60 या 70 जीत रहे हैं। लेकिन तीसरे चरण के बाद हिम्मत आई, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी नंबर खोले जो कभी नहीं खोलते हैं वो। हाँ, और तीसरे चरण तक आप देखिए दुर्गेश जी, तीसरे चरण तक तो बहुत कुछ सीटों पे चुनाव हो चुका, तब जाके ये जागे, तब हिम्मत आई कि हम भी सरकार बना सकते हैं। जबकि जनता, अगर जो भी जनता के बीच में जा रहा था, हम लोग भी जा रहे थे, जनता का रुख साफ था। जनता मुद्दों पे चाह रही थी, मुद्दे हल करने की बात कर रही थी, लेकिन ये लोग आपस में ही नहीं कर पा रहे थे। अब आप देखिए एक और चीज जिसको कहा जाता है कि बीजेपी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो केजरीवाल है, रणनीति के तौर पे। अभी केजरीवाल ने दिल्ली में एक नया नारा दिया। केजरीवाल कह रहे हैं अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अब आप देखिए, ये अगर नैरेटिव, ये अगर मुद्दा पहले आ जाता तो ये कमाल कर जाता, लेकिन केजरीवाल अंदर थे, मुद्दा ये यूपी वाला नहीं, जबरदस्त नैरेटिव है। करें अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी जी हटेंगे, पूरी बीजेपी जवाब देते देते परेशान घूम रही है। बीजेपी सही से जवाब ही नहीं दे पा रही, कोई हाईकमान का नेता। और योगी जी के मसले तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। योगी जी ने खुद ही कहा कि केजरीवाल जी को बहुत भ्रम हो गया है जेल जाने के बाद। योगी जी को खुद ही डिफेंस करना पड़ा अपना। हाँ, और ये तो इनके पास तो सरकार, मतलब जनता खुद चल के आ रही थी वोट देने के लिए विपक्षी लोगों के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत ज्यादा है। विपक्ष खुद एकजुट नहीं कर पाया, सही रणनीति नहीं कर पाया, पैसे का रोना रोते रहे। चीजों का, हर चीज पैसे से नहीं होती, आपको एक सही रणनीति के साथ उतरना चाहिए था मैदान में, वो नहीं कर पाए ये लोग। और यही वजह है कि अब मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता साथ दे रही है, लेकिन ये खुद उस जनता के मैंडेट को ले नहीं पा रहे हैं, अपनी तरफ कर नहीं पा रहे हैं। अब आप एक आकलन देखिए, जो व्यक्ति 2014 में 18 साल का था, पहली बार उसने वोट डाला था, आज वो 28 साल का, उसमें से 70-80% बेरोजगार हैं, वो नाराज हैं।
आपको जो मतदान केंद्रों पे कम भीड़ दिख रही, उनमें से वो भी बहुत बड़ा वोटर है जो नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, कारोबारी नाराज है, वो नहीं जा रहा। उसकी बात को ये एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई थोड़ा सा एड्रेस कर रहा, कोई थोड़ा सा एड्रेस कर रहा, भरपूर तरीके से बात ही नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि दावे अब जब आ रहे हैं, वो तो 400 पार के दावे में डटे हुए हैं, लेकिन ये लोग कहीं नहीं पा रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं 350 के पार या 400 के पार। ये एक मत है नहीं। 2-3 दिन से कहना शुरू किया है कि 300 पार, 2-3 दिन हो गए। क्या होगा? अब 150 सीटों पे चुनाव बाकी रह गया है। उन 150 सीटों पे अब आप कह के क्या ले लोगे? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब आप जब पूरा चुनाव बीत गया, जबकि पहले चरण के बाद जनता ने बता दिया था, पहले चरण में ही बता दिया था कि हमारा रुख क्या है, लेकिन ये लोग उसके बावजूद बीजेपी सतर्क हुई। आप देखोगे हर चरण में मोदी जी ने ट्रैक बदला, हर वो मुद्दा लाने की कोशिश की जो उस समय के हिसाब से उनको फिट सुटेबल लगा, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उनके भाषणों को लेकिन महेंद्र सिंह, आप ये नहीं मानते क्या कि जो बीजेपी एक मुद्दे पर केंद्रीकृत चुनाव करके लड़ती थी और अब बिल्कुल छप्पर फाड़ के सीटें ले आती थी, वो हर चरण में मुद्दे बदल रही है, विपक्ष के ट्रैक पर जा रही है, विपक्ष खेल रही है, घूम फिर आ रही है। कांग्रेस ने महंगाई मुद्दा बनाया, विपक्ष ने महंगाई मुद्दा बनाया। आज मोदी जी जो शक्ति सम्मेलन संबोधित कर रहे हैं काशी में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो महंगाई लाएगी। उल्टा ही चिपकाने की कोशिश की उन्होंने कि भाई कांग्रेस आएगी तो महंगाई लाएगी। तो कहीं ऐसा आपको नहीं लग रहा कि महंगाई, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं, आप अगर अखिलेश का भाषण सुने, राहुल गांधी का भाषण सुने, तो वो जो पब्लिक के बीच बोलना है उस पर डटे हुए हैं। भले ही 400 पार में वो कह ना पा रहे हो कि मेरे भी 300 आ रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक के बीच बोल रहे हैं वो तो वही बोल रहे हैं। मैं देख रहा हूं वो भी टेप बजा रहे हैं, दनादन टकाटक चल रहा है। बिल्कुल इस बार मोदी जी अपनी पिच पे ना खेल के विपक्ष के पिच पे आए। मैं यही तो कह रहा हूं कि जनता की नब्ज को विपक्ष वाले ये समझ तो गए, लेकिन एकजुट होकर के प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। इनको और ज्यादा मतलब उस धुरंधर बैट्समैन की तरह इनको बैटिंग करनी चाहिए थी, जिससे कि वाकई ये निश्चित हो जाता और एक टारगेट भी सेट कर देते पहले ही चरण के बाद। जब मोदी जी, आप सोचिए, उनका सुपरस्टार बैट्समैन आपके पिच पे खेलने के लिए आ गया, तब आपको क्यों दिक्कत है? तब तो आपको कहना चाहिए था आपकी बार हम 400 पार। ये इनको लग नहीं रहा था कि सुपरस्टार इनके चक्रव्यूह में फंसेगा। ये खुद मुतमईन नहीं थे। मैं हिलाल नकवी साहब को ले लेता हूं। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, ये महेंद्र सिंह जी कह रहे कि भाई जनता तो आपको वोट देने को तैयार है छप्पर फाड़ के, लेकिन आप उस चीज को भुना नहीं पा रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट नहीं है। विपक्ष की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं है। आप विपक्ष नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है आपकी तरफ से। डॉक्टर हिलाल नकवी, अनम्यूट करिए। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे। डॉक्टर, आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ बोलिए, कृपया बोलिए। अब आ रही है? हाँ बोलिए। जी। देखिए, महेंद्र सिंह साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है सिर्फ एक चीज को लेकर के कि हम सीट नहीं बोल रहे हैं कि कितनी सीट जीत रहे हैं, कितनी सीट जीत रहे हैं, किसका क्या टारगेट फिक्स किया गया है, कौन कहां पर मतलब अपना टारगेट बताएगा, ये हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है वो ये कि जो इन्होंने कहा कि हमको 400 पार सीटें चाहिए जिससे कि हम संविधान को बदल दें। आज की तारीख में सारे देश में क्या नैरेटिव है, आज नीचे तक की क्या नैरेटिव बैठा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार सीटें इसलिए चाहिए जिससे कि वो संविधान को बदल दें, जो लोगों को आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण उनका समाप्त कर दिया जाए, जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जितने भी और जो किसान हैं, उनको सबको जो अधिकार दिए गए हैं, जो रोजगार का अधिकार दिया गया है, वो सारे के सारे समाप्त कर दिए जाए। क्या ये नैरेटिव नहीं है? क्या उन्हीं के नैरेटिव, जो उन्होंने नैरेटिव अपना बनाया था कि आपकी बार 400 पार, उन्हीं के गले में नहीं जाके फंस गया कि वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार और हमारे तो अलग अलग घटक दल हैं। आपके अपने दल से क्या कह रहे हैं? 400 पार इसलिए चाहिए जिससे कि हम संविधान को परिवर्तित कर दें।
नहीं कहा गया, एक जगह से नहीं। अभी हमने इससे पहले बताया, अरुण गोविल को ले लीजिए, अनंत हेगड़े डॉक्टर साहब ये तो आपका बनाया नैरेटिव है। नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कहा, अमित शाह ने तो नहीं कहा। डॉक्टर साहब आप लोग नीचे तक ये नैरेटिव बना ले गए, मुझे ऐसा लग रहा है। ये नैरेटिव जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि अब की बार 400 पार, तो क्या वो उनका ये नैरेटिव जो है वो उन्हीं के गले की हड्डी नहीं बन गया? अरे मोदी जी कह रहे हैं कि हम इसलिए मांग रहे हैं, डॉक्टर साहब मोदी जी कह रहे हैं हम इसलिए मांग रहे हैं कि आप लोग संविधान ना बदल दो। मोदी जी ने तो ये कहा कि वो संविधान की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। वो उसके लिए तो 272 बहुत है, अगर वो सरकार में है तब भी बहुत है। ऐसा तो नहीं होएगा कि सरकार उनकी और संविधान हम बदल देंगे तो क्या मतलब? जनता को बिल्कुल क्या समझा हुआ है कि जनता की कोई अकल नहीं है, कोई समझ नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी लोगों ने कहा है कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए जिससे कि हम संविधान को परिवर्तित कर दें, उनमें एक के भी खिलाफ किसी तरह का एक्शन लिया गया, उनके लिए कोई भी कहा गया हो कि ये गलत कह रहे हैं, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। सिर्फ वो ये कहते हैं कि संविधान कोई नहीं बदल सकता है, संविधान जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब आ जाए तो वो भी नहीं बदल सकते हैं। एक मर्तबा ये नहीं कहा कि जो हमारे लोगों ने कहा है वो गलत कहा है, वो नहीं कहना चाहिए था, वो झूठ बोल रहे हैं। कहा किसी ने सुना? तो देखिए, नैरेटिव जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का दिया था, वही 400 पार का जो उनका नैरेटिव है वो बहुत बड़ा कारण बन गया है उनकी हार का, क्योंकि वो दंभ भरते हैं, क्योंकि उनकी मंशा नहीं अच्छी थी उतने सीट पाने की। तीसरी बात यह है कि हम जुमले नहीं फेंकते हैं। आज तक आप बता दीजिए कि इतने इलेक्शन हो गए सन 1952 से 51 से लेकर के, और आज तक की इलेक्शन हो गए, कभी किसी ने कहा हो अब की बार इतने पार, अब की बार इतने पार? और यह नैरेटिव बंगाल में भी गढ़ा गया था। क्या हुआ था बंगाल में? बंगाल में तो एक सुर में बोल रहे थे ना, अब की बार 200 पार हो गए थे, 200 पार। यह नैरेटिव तो कर्नाटक में भी गढ़ा गया था। वहां के पर क्या हुआ था, क्या वहां का नतीजा निकल करके आया था? यही नैरेटिव तो गढ़े गए थे। तो इसलिए इसको बना लेना कि क्योंकि उन्होंने ये कहा है इसलिए जनता उनके साथ आ गई है, विपक्ष इस वजह से पीछे हो गई है, तो हम इसके ऊपर अलावा हंस देने के हमारे पास और कोई दूसरा जवाब नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब आप अभी हाल का मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ भूल जाते हैं। फिर आप अभी जो हाल का मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ वो भूल जाते हैं। आप कर्नाटक तो गिनाते हैं, बंगाल तो गिनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये नैरेटिव गढ़ते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम निश्चित रूप से हारे हैं, लेकिन तब भी हमने कभी नहीं कहा कि हम कितने पार और कितने आ रहे हैं। और अगर यही एक मुद्दा है कि तो 400 पार जो बोलेगा तो वो जो है वो जीत जाएगा, तो फिर तो यही हो जाएगा कि लोग जो है 543 पार पहली बार से बोल देंगे। ठीक बात। अगर इतने से ही चुनाव जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर में आ जाता है तो आदमी जो है, अब आज की तारीख में आते हैं, क्या कहा है हमारे गृह मंत्री जी ने कि इन्हीं 5 चरणों में हम 310 पा रहे हैं और बाकी के 2 चरणों में हम 400 पार हो जाएंगे। 2 चरणों में कुल कितनी सीटें रह गई हैं? आप बताइए, 2 चरणों में कितनी सीटें रह गई हैं? 428 पे तो हो ही गया। टाइम लगेगा? कितनी सीटें रह गई हैं बाकी के 2 चरणों में? उसके अंदर कितना टाइम लगेगा ये कहने में? सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। वो तो चुनावी जुमला था, बोल दिया था हमने। ठीक है, मैं बीजेपी के नेता से जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, ये जो 400 पार का जुमला या नैरेटिव या आपका आत्मविश्वास, ये संविधान वाले से जोड़कर विपक्ष ने जो नैरेटिव नीचे तक बनाया, वो आपको उल्टा नहीं पड़ गया क्या? जी देखिए, बार बार हास्यास्पद होने की चर्चा कर रहे हैं, तो हास्यास्पद स्थिति तो कांग्रेस पार्टी की है और उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये अमेठी की बात कर ले, किस प्रकार से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, इस बात को भी इन्हें याद रखना चाहिए। उसके साथ साथ विधानसभा चुनावों को ये याद कर ले, किस प्रकार से वोट की चोट करके प्रदेश की जनता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया था, इसको इन्हें याद करना चाहिए। जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये याद कर ले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं है, कोई मजबूत नेता नहीं है। उसके साथ साथ कोई कार्यकर्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन समाप्त है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए। उसके साथ साथ जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कार्य किया है, वो सबको नजर आ रहा है। हम विश्वगुरु भारत की जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम विकास कर रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। और जिस प्रकार से गरीब के लिए कार्य किया है वो सबको नजर आ रहा है। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा,
बेरोजगार सब लोगों के लिए हमने कार्य किया है। वर्ष 2014 के बाद इस देश के लोगों को गरीबी से आजादी मिली, बेरोजगारी से आजादी मिली, जातिवाद से आजादी मिली, परिवारवाद से आजादी मिली, भ्रष्टाचार से आजादी मिली। वो सबने देखा। इस बयान की चर्चा कर रहे थे, ये कंगना जी के बयान की भी बहुत चर्चा करते हैं। 2014 के बाद आजादी, तो 2014 के बाद वाली आजादी ये आजादी है। भ्रष्टाचार से आजादी मिली है 2014 के बाद, 2014 के बाद गरीबी से आजादी मिली है, बेरोजगारी से आजादी मिली है, महंगाई से आजादी मिली है, वो सबको नजर आ रहा है। हमने क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो डॉक्टर अविरल मलिक? महंगाई से आजादी मिली मतलब कुछ छोड़ोगे नहीं जिससे आजादी मिली? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। बहुत सारी ऐसी बातें गिना दी जो आप खुद भी अगर मंथन करोगे, चिंतन करोगे तो आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं हम। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर कहीं कोई चीज़ें नहीं आप कर पाए। आज प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह रहे हैं ना बहनों, हम लोग आपको 5 किलो राशन दे देते हैं, उससे थोड़ा सा आपका किचन का बजट संभल जाता है। आग लगी हुई है भाई साहब, आग लगी हुई है, नाराज हैं लोग महंगाई को लेकर। सिलेंडर की बहुत चर्चा करते हैं। एक पुराना वीडियो मेरे पास मौजूद है, रेणुका चौधरी जी हैं, इनकी वरिष्ठ नेता हैं, वो कहती हैं 900 रुपए का सिलेंडर अगर खरीद लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, गरीब क्या 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकता? तब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में। अब सिलेंडर वाली महिला नेताओं के बारे में मत बात करिए, एक आपके यहाँ भी हैं, उनके बारे में मत छेड़ो ये मुद्दा भाई, इसको मत छेड़ो, नहीं मुझे कुछ कहना पड़ेगा। डॉक्टर हिलाल नकवी एक छोटा सा कमेंट, चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है, फिर मैं दोनों मेहमानों को लूंगा और चर्चा को खत्म करूंगा। सब बस हम 10 सेकंड लेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है और प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की दुहाई दे रहे हैं मंच पे खड़े होकर के। तो या तो हमारे अविरल भाई सही बोल रहे हैं या हमारे प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, अंबानी और अदानी के पास इतना काला धन है कि टेम्पो भर भर करके वो सारे देश में सप्लाई हो रहा है। तो वो क्या भ्रष्टाचार का नहीं है पैसा क्या? ये तो आपने ही कहा। आपने ही जो है वो 70 करोड़ रुपए लेकर के और एक ऐसा टीका सारे देश के अंदर लगवा दिया जिसको लेकर के आज की तारीख में सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। आपके ही यहां से चर्चा है कि जिस शराब घोटाले की आप बात कर रहे हैं, उसी शराब घोटाले के जो मुख्य अभियुक्त हैं, जिन्होंने जो मेन अक्यूज हैं उसके अंदर, उन्होंने खुद ने चंदा दिया है। तो आप जो है वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे मत कीजिए भ्रष्टाचार की बात, गैस सिलेंडर की बात मत कीजिए। गैस सिलेंडर को लेकर के जब वहां के पर जिस वक्त था 400 रुपए में गैस सिलेंडर हुआ करता था, तो हमारी स्मृति ईरानी जी जो है वो सिलेंडर रानी हो गई थी। सारे पूरे दिल्ली में वो सिलेंडर लेकर के घूमी थी और आज 1000 रुपए के ऊपर सिलेंडर। और आपने तो वादा भी किया था, आपने वादा किया था कि हम जो है वो अगर आपकी जीत जाएंगे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में 400 रुपए में सिलेंडर बिकवा देंगे। बिकवा दिया आपने सिलेंडर 400 रुपए में। तो इस वजह से ये बातें जो है भारतीय जनता पार्टी अब नहीं करे। अब जनता के पास इन सब बातों के लिए बहुत अच्छी तरह से उन्होंने देख लिया, परख लिया। 10 साल बहुत होते हैं किसी को जानने और समझने। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। मनोज मिश्रा जी, ये बहुत सारी बातें हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, आरोप प्रत्यारोप तो ये अनंत हैं और ये चलते रहेंगे। लेकिन जो बात हम लोग कर रहे हैं, कुल मिलाकर क्या आप जमीन पर देख पा रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के दावे हैं, उनके नेताओं के दावे हैं, ठीक है वो अलग अलग है, कोई 200 कह रहा, कोई कह रहा बीजेपी 140 पे आ जाएगी, कोई 180 कह रहा, कोई 250 कह रहा, जो जिसके मन में आ रहा कह रहा, ठीक है। लेकिन गठबंधन क्या मजबूती के साथ में उत्तर प्रदेश में और देश के जो 3-4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान और आप बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें क्या आप देख पा रहे हैं कि गठबंधन टक्कर दे पा रहा है क्या? दुर्गेंद्र भाई, दरअसल प्रकृति के नियम है, जब आप जनतंत्र में, लोकतंत्र में आपके नाम पर जीत होती है, आपकी सरकारें बनती है, तो वाहवाही और किताबें और आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे बराबर होते रहे। तो हमने कम से कम पिछले 25-26 साल से पत्रकारिता बहुत अच्छे से देखा है। मैं आपके सवाल पे आता हूँ। सवाल ये है कि डॉलर से लेकर के, गैस से लेकर के, पेट्रोल से लेकर के, उम्र से लेकर के, बहुत सारी बातें आपने सुनी, देखी, पढ़ी, लिखी। लेकिन होता क्या है कि यही गठबंधन 17 में, 19 में या 22 में, जब तक जनता का समर्थन आपको नहीं मिलता है किसी भी तरीके से, तो कोई कितना बड़ा नेता हो,
कोई कितना बड़ा लौह पुरुष हो, अडवाणी जी को आप देख लीजिए, बाकी लोग देख लीजिए, जिस गांधीनगर की भूमि पर लगातार सरकारें बनती आ रही हैं, अगर हम चले जाएं बहुत पीछे तो देखेंगे उसको तैयार किसने किया था। तो जब आपके साथ लोकतंत्र में सरकारें आपको बहुमत जनमत मिलता है तो उसके लिए आपके लिए परिभाषाएं और बातें बदल जाती हैं। जी अविरल भाई बड़े हिम्मती, मतलब मैं कहूंगा बहुत जबरदस्त इनका फ्यूचर है। जिस मजबूती से अपनी बात पार्टी के रखते हैं, मतलब काबिले तारीफ है। मतलब आने वाले समय में चूंकि संबित पात्रा के साथ मैंने डिबेटें की हैं, मैं तो इनका फ्यूचर उस रूप में देख रहा हूं। लेकिन दुर्गेश भाई, आपके सवाल पे आता हूं। जमीन में क्या होता है कि कभी सोच सकते थे कि इसी उत्तर प्रदेश में दो क्षेत्रीय दल मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा और भारतीय जनता पार्टी रहेगी क्या? लेकिन उसके बाद पूर्ण बहुमत आती है। 37 साल बाद उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार रिपीट होती है। 89 के बाद, उसके बावजूद भी 89 के बाद अंतिम मुख्यमंत्री थे भारतीय कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी, फिर इनको सरकार नहीं मिली, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे होते गए और 1 से 2 सीटों में सिमटते चले गए। ये है असली लोकतंत्र। लेकिन क्योंकि पहले चरण से 5वें चरण तक की वोटिंग हो गई है, 2 चरण की वोटिंग बची हुई है, कुछ तो ऐसा है, चाहे वो महेंद्र भाई हो, चाहे हम हो, चाहे हिलाल भाई हो, चाहे आप हो, हम लोग जरूर जमीन पे कुछ देख रहे हैं जिसके लिए राहुल का प्रयास नहीं है, जिसके लिए प्रियंका पिछली बार लड़की हूं, लड़ सकती हूं से लेकर जमीन पर बहुत काम किया, परिणाम आप भी जानते हैं कि 1 सीटों तक 2 सीटों सिमट कर रह गया। अखिलेश, देखिए पिछली बार जब गठबंधन हुआ तो नेता अखिलेश यादव थे, राहुल नहीं थे। इस बार मैं ये देख रहा हूं कि बहुत जगह पर नेता का जो स्वरूप है वो विपक्ष में राहुल को बंधा है, क्षेत्रीय दल उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और ये जब गठबंधन जमीन पे कार्यकर्ताओं पे बूथ पे होता है तो हमारे आप जैसे पत्रकार उस पर चर्चा भी करते हैं, बातों को भी लेते हैं। और बड़ी बात जी जी, और रही बात, मैं योगी जी की, मोदी जी की और अमित शाह की कार्य क्षमता पर, इनकी शैली पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। ये चुनाव उसी शैली में लड़ रहे हैं भाई साहब, जैसे इन्होंने 14, 17, 19, 22 या अन्य राज्यों को लड़े या पीछे 3 राज्यों में जीत दर्ज की है। लेकिन जब चीजें बदल जाती हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, सवालात बदल जाते हैं, तो आपको उनकी पिच, जिसको पूरे बराबर आप पप्पू बनाते रहे, उसका नाम लेते रहे, आज आप अगर उसके बयानों की चर्चा हर मंचों से करते हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो है। ठीक। और उसी 10 सेकंड में उसी कुछ पर हम बात कर रहे हैं और वो कुछ भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। आप सोच सकते हैं कि किशोरी लाल शर्मा अमेठी में टक्कर देने की बात हो सकती है, जब जिस अमेठी के देश की आजादी के बाद लगातार, और राहुल को वहां छोड़कर वाकई वायनाड जाना पड़ा। मैं उनको बुद्धिमानता मानता हूं कि वो समझ गए थे कि अमेठी से हार जाएंगे। तो ये जो विषय है, ये जो चर्चा है, ये जो चीजें निकल के आ रही हैं, तो 400 पार के नारे आप लगाते रहिए, भगवान करे वो हो, लेकिन जब आप 200 से आप 304 पहुंचते हैं, गठबंधन 320 पहुंचता है, बहुत बड़ी जीत होती है। और 400 का नारा एक ही बार पार हुआ था, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बाद राहुल जी, आप याद होगा 412 सीटें आई थी। हाँ, राजीव गांधी जी, ठीक है, ठीक है। महेंद्र सिंह, एक अंतिम टिप्पणी 20 सेकेंड में, क्या आपकी नजरें क्या देख रही हैं? मैं बहुत परिणाम जैसा कुछ आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या देख रहे हैं आप बहुत जल्दी से? देखिए, ये चुनाव तो निश्चित तौर पे फंसा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी ये जो 150 सीटों में अभी बाकी रह गया है, इसमें बड़ी कोशिश होगी एनडीए गठबंधन की कि वो उसको अपनी झोली में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करे। लेकिन अगर इसी में पंजाब और पश्चिम बंगाल में ये लोग, इंडिया गठबंधन एक साथ होता अगर, तो शायद ये परिणाम कुछ और होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक साथ नहीं है। आपस में पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस को गाली देते हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, वहां तो बड़े जो प्रेडिक्शन है लोगों की, वो लग रहा है कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों अलग अलग मिलकर भी अच्छा कर रहे हैं। अब दोनों अलग अलग मिलकर अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? चुनाव अभी तो खत्म भी नहीं हुए। ममता जी कभी कह रही हैं हम बाहर से समर्थन देंगे, कभी कह रही हैं हम अंदर रहेंगे। ममता जी अपना वोट बैंक बचा रही हैं कि कांग्रेस के साथ ना भाग जाए कहीं, इसलिए वो कह रहे हैं ऐसा। क्या पता वो कहीं और भी चली जाए। अब ये तो बात की बात है, फिर तो कोई बात ही करना संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी मेहमानों को, डॉक्टर अविरल मलिक, डॉक्टर हिलाल नकवी, डॉक्टर प्रोफेसर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह नहीं आ पाए, बहुत धन्यवाद। मनोज मिश्रा जी और महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो हमारे साथ 1 घंटे तक जुड़ते हैं, अपना कीमती समय देते हैं, हमें आशीर्वाद और स्नेह देते हैं। वास्तव में संघर्ष बड़ा भीषण है। 14, 19, 17, 22
इससे कुछ इतर है ये चुनाव। नमस्कार।